हेलो माय डियर फ्रेंड, अभी हम सेक्शन 125 पर हैं जिसमें हम देख चुके हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जिसमें कि हम अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट अंडर सेक्शन 125, जिसमें कि पहला केस है कि शैलजा वर्सेज खुबाना AR 2017 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1175। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2017 में कि merely because वाइफ इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, सिर्फ वाइफ कैपेबल है अर्निंग इज नॉट सफिशिएंट रीजन टू रिड्यूस मेंटेनेंस। कैपेबल अर्निंग है, कैपेबल ऑफ अर्निंग है, लेकिन अर्न नहीं कर रहा तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते मेंटेनेंस को। ग्रांटेड टू हर बाय फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट ने ग्रांट किया है तो उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। ग्रांट नहीं कर सकते ये तो है ही, इवन रिड्यूस भी नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा केस है चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2010 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाइफ टू इंक्लूड इवन दोज केसेस वेयर ए मैन एंड वुमेन हैव बीन लिविंग टुगेदर, मतलब लिविंग इन रिलेशनशिप में रहा तो वो भी वाइफ और हस्बैंड का उनको दर्जा मिलेगा। एंड वाइफ फॉर रीजनेबल एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में रह रहा है फॉर रीजनेबली ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से साथ में रह रहे लिविंग इन रिलेशनशिप में, तो उनको हस्बैंड वाइफ का दर्जा मिलेगा, वहाँ 125 ग्रांट होगा। एंड स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज शुड नॉट बी ए प्री कंडीशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। 125 में मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं चाहिए कि तुम हस्बैंड वाइफ हो। यदि लंबे समय से हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे हैं, ये प्रूफ हो गया तो मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है। तीसरा केस दिलशाद हाजी रिसाल वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2005 या इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेज नंबर 403। इश्यूएंस ऑफ रिकवरी वारंट। रिकवरी वारंट क्या होता है कि पहले फाइन उसको लगा दो, जितना पैसा पर मंथ है पर मंथ उसको फाइन लगा, फाइन नहीं देता है तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए जेल डालो 1 महीने का, और नहीं फाइन देता तो जब तक नहीं फाइन देता तब तक जेल में रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिकवरी वारंट। पहले वारंट इशू कर देता है ना फाइन लगाने के लिए, फाइन रिकवरी के लिए। तो इश्यूएंस ऑफ रिकवरी वारंट कर दिया अगेंस्ट हस्बैंड विदाउट डिसाइडिंग हिज ऑब्जेक्शन। तो हस्बैंड का भी बात बोलता है, यहाँ सुन लो, अब उसका बात नहीं सुनोगे, फाइन लगा दिए, जेल डाल दिए, पता चलो बीमार है तो अंडर सेक्शन 125(3) वही रिकवरी वारंट इशू करता है। इज इम्प्रोपर, इट इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू फर्स्ट डिसाइड ऑब्जेक्शन फाइल्ड बाय हस्बैंड। कहता है ऑब्जेक्शन जो हस्बैंड का है उसको सुन लो और फिर निर्णय दो, कोई बात नहीं, लेकिन बिना उसके सुने यदि निर्णय दोगे तो यह इम्प्रोपर होगा, इज इम्प्रोपर हो जाएगा। चौथा केस है मल्लिका वर्सेज पी कालंदी 2000 का केस है। क्रिमिनल लॉ जर्नल मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा इफ द फैक्ट बाय एविडेंस इज एस्टेब्लिश्ड, यह यदि प्रूफ हो गया है दैट मैरिज सोलमनाइज्ड ऑन, कि मैरिज हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन शोइंग डेथ ऑफ अर्लियर वाइफ, कि पहली वाली वाइफ मेरी मर गई है और झूठ बोल करके मिस रिप्रेजेंट करके शादी कर लिया है, तो क्या होगा सेकंड वाइफ और उसके बच्चे इंटाइटल होंगे मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125। देन पिटिशनर्स वाइफ, मतलब यहाँ सेकंड वाइफ ले लो, एंड डॉटर आर इंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। नॉर्मली सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है, लेकिन झूठ बोल के शादी कर ले कि पहले वाइफ मेरी है जो मर गई है तो सेकंड वालों को भी मेंटेनेंस मिलेगा। बच्चे तो बच्चे को तो हर हाल में मिलता है, चाहे लेजिटमेट हो चाहे इलीजिटमेट। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं डी तिवारी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो उत्तराखंड, उनके इलीजिटमेट बच्चे हैं, उन्होंने तो मेंटेनेंस लिया और उनकी वाइफ ने भी लिया और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी लिया। ठीक है, अब चलिए 5वां केस वल्लभ नेनी वर्सेज एजे कोंडालू वर्सेज वल्लभ नेनी एजे कोंडालू वर्सेज वल्लभ नेनी नागेवाना पारा 2000 का केस है। क्रिमिनल लॉ जर्नल का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा देखते हैं।
कहता है ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या कहता है, इंट्री मेंटेनेंस ग्रांट करता है, ठीक है। उसमें स्पॉस वर्ड है, हस्बैंड भी वाइफ से ले सकता है, वाइफ भी हस्बैंड से ले सकता है, लेकिन सेक्शन 125 में हस्बैंड नहीं ले सकता वाइफ से। तो इंट्री मेंटेनेंस वहां मान लो ग्रांट हो गया वाइफ को, इज नॉट ए बैरियर टू ग्रांट मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी। तो 125 सीआरपीसी में भी ग्रांट किया जाएगा। यदि सेक्शन 24 में मेंटेनेंस मिल गया है किसी वाइफ को, तो 125 में फिर दोबारा मिलेगा। मान लो कि हस्बैंड को यहाँ मिल गया है, तो यहाँ तो हस्बैंड का प्रोविजन नहीं है 125 में। अब चलो छठा केस, द्वारिका प्रसाद सतपति वर्ष विद्युत प्रभा दीक्षित 1999 में कहता है, या सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें इसमें कहता है ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 125 इज समरी प्रोसीडिंग, मतलब समरी प्रोसीडिंग ऑर्डर। कोर्ट को कहता है कि समरी प्रोसीडिंग है। समरी प्रोसीडिंग क्या होता है, फास्ट जजमेंट दे दो, 6 महीने के अंदर दे दो, लेकिन 20 साल या 40 साल थोड़े खींचना है, केस थोड़े चल रहा है टाइटल शो, and does not determine the rights of the party, और राइट ऑफ द पार्टी को ये डिटरमाइन नहीं करता है। ये समरी प्रोसीडिंग है, तुरंत इसको फैसला करो। उसके बाद दूसरा बात इसमें इसी सेम केस में कहता है कि सेक्शन 125 इज ए मेजर ऑफ सोशल जस्टिस। ये क्या, सोशल जस्टिस का एक तरीका है, एक्सटेंडेड टू प्रोटेक्ट वाइफ, या वाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक सामाजिक तरीका है, सोशल न्याय है, और वाइफ और वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने का। द ऑब्जेक्ट ऑफ 125 इज टू प्रिवेंट क्या, वेजरेंसी मतलब होमलेसनेस, कोई घर विहीन किसी को नहीं किया जा सकता, ये इसका उद्देश्य है। एंड डेस्टिट्यूशन मतलब लैक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, कोई भूखा न रह जाए, कोई छत विहीन न हो जाए, कोई कपड़ा विहीन न हो जाए, ये इसका उद्देश्य है कि मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ 125 इज कि कोई होमलेस न हो जाए और कोई बेसिक रिक्वायरमेंट से वंचित न हो जाए, ये उसका उद्देश्य 125 का सेक्शन का। उसके बाद 7 देखो, 7 में क्या कहता है, 7 में कहता है राजा थी वर्सेस सी गणेशन 1999, या सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में क्या कहा कि डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन दैट हस्बैंड हैज नो मींस and did not neglect to maintain light on husband। कहता है अब हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दो, जा यार तुम नहीं दे सकते हो, अब तुम नहीं दोगे, है ना। तो और हस्बैंड के पास कोई साधन नहीं, इसलिए मेंटेनेंस नहीं दे सकता अंडर 125 एंड डिड नॉट नेग्लेक्ट टू मेंटेन। अब ये बोल रहा है कि मैं मेंटेन करने से मना नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे पास साधन नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। तो साधन नहीं है तो ये साबित करेगा हस्बैंड, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो ये साबित करेगा हस्बैंड, तब उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। उसके बाद और कुछ केस है दोस्तों, उसको हम अभी देखते हैं। दोस्तों राजा थी वर्सेस सी गणेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी एक बात कहा है, जिसमें कहा कि फैक्ट दैट हस्बैंड वाज लिविंग विथ अनदर वुमन, कि हस्बैंड दूसरे औरत के साथ रह रही है, वुड इंटाइटल द वाइफ टू लिव सेपरेटली, तो फर्स्ट वाली वाइफ है जो अलग रह सकती है। वुड अमाउंट टू नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, तो ये माना जाएगा कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हो और रिफ्यूज टू मेंटेन कर रहे हो, ये माना जाएगा। हर स्टेटमेंट दैट वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ इज सफिशियंट, और उसका ये कहना कि वह मेंटेन अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, तो ये सफिशियंट है मेंटेनेंस लेने के लिए और मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, सेम केस में कहा है। फिर आगे का केस है एक दार्जे वांगियाल वर्सेज करम सिंह 1997 का केस है दोस्तों, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा कि वाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ इंटरटाइलमेंट ऑफ चाइल्ड पैटर्निटी, कि ये बच्चा जो है इसी फादर का है ना, नॉट लेजिटिमेसी हैज टू बी सीन। तो कहता वाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ इंटरटाइलमेंट ऑफ चाइल्ड, कि चाइल्ड इंटाइटल है के मेंटेनेंस के लिए,
तो कहता है पैटर्निटी, तो उसका ये देखा जाएगा कि ये पेरेंट इसका है या नहीं है। नॉट लेजिटिमेसी हैज टू बी सीन। अब ये नहीं कि पेरेंट फादर तो है, बस इतना देखना काफ़ी है। अब ये किस मदर से हुआ है उतना नहीं देखना है, किसी भी मदर से हो, यदि फादर हो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट मैरिज से हो कोई बात नहीं, या बिना मैरिज के हो कोई बात नहीं, उसको मेंटेन करना है। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है 1997 में दोरजे वरंग्याल वर्सेज करम सिंह में। उसके बाद हेमराज वर्सेज उर्मिला देवी 1997 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा कि वंस देयर इज ए डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, मतलब सेक्शन 9 साथ रहने का आदेश हो गया, मतलब वाइफ आकर के साथ रहो हस्बैंड के, है ना। हस्बैंड को आदेश होगा कि वाइफ के आगे साथ रहो, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होगा। जहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट में ही ऐसा है कि वाइफ के साथ हस्बैंड रहती है, बाकी स्टेट में कि हस्बैंड के साथ वाइफ रहती है। तो वाइफ का ऑर्डर हो गया कि आके हस्बैंड के साथ रहो, साथ में रहो, ये डिग्री मिल गया। तो once there is a degree of restitution of conjugal right, it is duty of the wife to obey the same, and she cannot refuse to abide by the same and make a complaint that husband has refused to maintain her। अब एक बार जो सेक्शन 9 जिसको RCR भी बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, मतलब यह ऑर्डर हुआ है कि आप वाइफ हैं तो साथ में रहिए आकर के हस्बैंड का, और फिर यदि नहीं रहती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये कह रहा साफ साफ। उसके बाद नेक्स्ट केस है यमुनाबाई अंताराव अधव वर्सेज अंताराव शिवराम अधव, 1998 का क्रिमिनल जर्नल AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कहा कि मैरिज ऑफ ए वुमेन इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू राइट्स, ठीक है, हिंदू राइट्स के अनुसार मैरिज हुआ है, विथ ए मैन हैविंग ए लिविंग स्पाउस इज ए कंप्लीट नलिटी इन द आई ऑफ लॉ, तो वो नल एंड वाइड मैरिज माना जाएगा, सेकंड मैरिज, ठीक है। एंड सी इज नॉट इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द CRPC, तो वह उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कह रहा है कि मैरिज ऑफ वुमेन अकॉर्डिंग विद द हिंदू राइट विथ मैन हैविंग लिविंग स्पाउस इज कंप्लीटली नलिटी इन द आई एंड सी नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 125। लेकिन इससे पहले भी कोर्ट ने क्या कह चुका है कि यदि आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो तो कितना सेक्शन, ये चौथा नंबर देखिए कि मल्लिका वर्सेज P कलांदी 2000 में क्रिमिनल जर्नल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है इफ द फैक्ट बाय एविडेंस इज एस्टैब्लिश्ड दैट मैरिज solemnized on misrepresentation showing the death of earlier wife, then petitioner wife and daughter are entitled to maintain। यदि कुछ सच बोल के शादी किया कि मेरा पहले वाइफ है, आप शादी करना तो कर लो, कर लिया तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बाद में मेरा डिस्कॉर्ड हुआ तो। लेकिन झूठ बोल के शादी किया कि मेरा पहले वाला वाइफ मर गया है जबकि जिंदा है, और दूसरा शादी कर लिया तो सेकंड वाइफ मेंटेनेंस लेगी, ठीक है। उसके बाद चलिए खातून वर्सेज मोहम्मद अमीन, देखिए मुस्लिम पर भी लागू होगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सिख जूइस्ट, भारत में जितने धर्म है सब पर 125 लागू हुआ, इसलिए मुस्लिम नेम भी यहाँ आ गया। कहता है व्हेन हस्बैंड राइट्स ए लेटर टू वाइफ टू कम बैक टू हिम अदरवाइज द लेटर मे बी ट्रीटेड टू ए डाइवोर्स, है ना। मुस्लिम में ऐसा होता है, डाइवोर्स लेटर से डाइवोर्स, व्हाट्सअप से डाइवोर्स। एक मेरे को बंदा व्हाट्सअप दिखा रहा था कि मैं डाइवोर्स दे दिया उसको, अब मैं दूसरा शादी कर रहा हूँ और दूसरा शादी करने का परमिशन दिया जाए और उसका PR हो, तो एयरफोर्स में, तो वही केस है, जबकि हिंदू में ऐसा नहीं होता है। तो कहता है कि वो क्या कहते हैं लेटर से डाइवोर्स दे दिया लिख करके कि आओ तुम, और नहीं तो ये लेटर माना जाएगा कि डाइवोर्स हो गया हमारे दोनों के बीच। दिस अनरीजनेबल थ्रेट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट रीजन फॉर वाइफ नॉट टू लिव विथ हिम। और ये लेटर, ये धमकी बहुत महंगा पड़ा, बोला कि ये धमकी अब ये रीजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि साथ में नहीं रहने का एक रीजन हो गया। एंड सी इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 120 एंड सॉरी कहाँ है
sufficient reason for wife not to live with him and claim maintenance और entitled to बेनिफिट ऑफ सेक्शन 125 और 125 का मेंटेनेंस वो लेगी। इसलिए धमकी नहीं देना है कि तुम आके रहो और नहीं तो डाइवोर्स, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना है तुम आके रहो और नहीं रह रही तो उसका रीज़न पूछना है। उसका रीज़न यदि कोर्ट को सही लगा तो ग्रांट करेगी मेंटेनेंस कोर्ट, और सही नहीं लगा अनरीजनेबली मतलब बिना कोई रीज़न के हाथ में नहीं रही है, दूर रह रही है, अलग रह रही है, तो मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करेगा। नेक्स्ट है व्हेन हस्बैंड राइट्स ए लेटर टू वाइफ, अच्छा हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेंटेनेंस कैन बी अलाउड टू वाइफ, है ना, व्हेन हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, मतलब नपुंसक है हस्बैंड तो वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। ये कहा है सिराज मोहम्मद खान जन मोहम्मद खान वर्सेज हफीजुनिसा एसिन खान, जिसमें AIR 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि नपुंसक है हस्बैंड तो वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी। ठीक है, वो अलग भी रह सकती है, अलग रह के मेंटेनेंस भी लेगी। अब दोस्तों आगे देखेंगे सेक्शन 126। तब तक बाय दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।